नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की हमारी खास मेहमान, फॉर्मर जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट श्रीमती विजया लक्ष्मी जी। आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग एपलेट कमेटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो मैम, एक मुलाकात की आज के इस शो में मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ग्लोबल समिट में आए हैं, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में आए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट है आपकी। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ और मेरा बहुत दिनों से मन था यहाँ पे आने का और मुझे बुलाया भी जाता था, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण मैं आ नहीं पाई। और यहाँ के अनुभव के बारे में मैं क्या कहूँ, जिसे कहते हैं कि एक मानसिक शांति, एक आपके हृदय की शांति और बड़ा शांत अनुभव एक जो आजकल के जीवन में जो तनाव रहते हैं और ख़ास तौर से हमारे अपने जो व्यक्तिगत तनाव हैं, वो तो हैं। अगर कभी शाम को आप टीवी देख लीजिए, उसमें इतना लड़ाई-झगड़ा होता रहता है आपस में, जी। जिस तरह के कार्यक्रम ये लोग दिखाते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप-प्रत्यारोप ये सब चलते रहते हैं, तो ये सब देख के भी ये सब भी तनाव हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कम से कम ये सब से हम दूर हैं और जो ओम शांति का उच्चारण हम बार-बार करते हैं किसी को भी अभिवादन करते समय, उससे भी एक शांति की फीलिंग हमारे अंदर आता वो भाव आता है। जी। तो यहाँ का तो एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल दिव्य वातावरण है और बहुत सात्विक, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी। जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज़ एक वुमेन लीडिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है और आप भी एक महिला हैं। तो आपने यहाँ पर महिलाओं द्वारा जो इतना बड़ा वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने का काम हो रहा है, तो आपको कैसा लगा? देखिए अभी-अभी आपने देखा महिला आरक्षण बिल पास हुआ। जी। महिलाओं को दिनों-दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिला सशक्त हो। बहुत से कानून बनाए सरकार ने जिस महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और मैं सोचती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी का जो ये संस्था है, ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं देखती हूँ यहाँ बहनों को, दादी को, सबको, तो मुझे इतना गर्व का अनुभव होता है कि देखो ये महिलाएँ समाज के लिए काम कर रही हैं। इनका अपना जीवन भी काफ़ी उन्होंने ऊँचाई पे ले आए हैं अपने खुद के जीवन को और समाज में जो और लोग हैं उन सबके उत्थान के लिए ये प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल सेवा भाव से कार्य कर रही हैं। इनके मन में कोई लालच नहीं है। जी। इनको बिन मैंने कई लड़कियों को देखा दूर-दूर से महाराष्ट्र से सेवा में लगी हुई हैं। कुछ उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई पैसा मिल रहा है या उनको कोई और किसी तरह का वो लालच हो। जी। लेकिन सेवा भाव दूसरों की समाज की सेवा ये सब जो भावनाएँ हैं उनके अंदर और उसका उसके अलावा ये कि वो उनको देख के लगता है कि हाँ, महिला कितना कुछ कर सकती है समाज के लिए। जी। जी। तो ये तो बहुत अच्छा यहाँ का एक उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। ब्रह्मा कुमारी का जो संस्था है ये इसकी एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है महिला सशक्तिकरण की। जी। और फिर महिलाओं की जो ये जिस तरह के यहाँ पे मैंने लेक्चर सुने, उससे जो है कि क्षमा कर दो, दूसरे ने मान लो कुछ बुरा भी किया तो अगर ये भावना सभी महिलाओं के अंदर आ जाएँ, तो घरेलू झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाएँगे। बिल्कुल। घरेलू झगड़े ज़्यादातर महिलाओं में ही शुरू होते हैं और अगर हमारी किसी की बात देवरानी-जेठानी की, ननद-भाभी में, हुँ। सास-बहू में होती रहती हैं क्योंकि हम घर में अकेले तो नहीं रहते, हमारा पूरा परिवार रहता है। तो अगर किसी ने कुछ ना कुछ 2 बर्तन रहते हैं तो खटकते हैं, जी। तो किसी ने अगर कुछ बोल दिया और हमने भुला दिया कि चलो जाने दो, हो गई बात, बात गई बीत रात गई गई बात बात हाँ, गई। रात गई बात गई। तो ये मैंने अभी परसों उनका सुना था शिवानी सिस्टर शिवानी को, तो उन्होंने यही कहा कि मन में सोते समय ये कर दो कि चलो रात गई बात गई और जो किसी ने बुरा किया तो मैंने उसको क्षमा किया। जी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हाँ, ये सिद्धांत इनका बहुत अच्छा है। तो ये 2 चीज़ें तो मुझे एकदम प्रत्यक्ष यहाँ अनुभव हुई। एक तो महिला सशक्तिकरण और दूसरा असीम शांति, ये जी। दोनों। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे हैं और आपने ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे हैं जहां डोमेस्टिक वायलेंस रही है, क्रिमिनल केसेस होंगे, मर्डर केसेस भी होंगे। तो हम देखते हैं कि सरकार अपनी तरफ से कड़े नियम लागू करती है, लेकिन बावजूद भी इसके क्राइम रेट सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। यदि हम रेप केसेस की भी बात करें और ऐसे भी कई केसेस हैं जो बहुत जटिल किस्म के केसेस होते हैं।
तो पता है कि इस चीज़ की ये सज़ा है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं फिर भी ये क्राइम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग? और किस तरीके से इसका समाधान निकल सकता है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी मनुष्य जो जैसे मान लीजिए कोई रेप का अभियुक्त है, तो या कोई किसी ने मर्डर किया है, तो वो भी तो जब पैदा हुआ होगा तो एकदम अबोध बालक ही जी, हुआ होगा ना। बिल्कुल। तो मनुष्य जब जन्म लेता है बिल्कुल अबोध रहता है, कोई जन्म से कोई पाप सीख के नहीं जी, आता। बिल्कुल। उसको कैसे हमने बड़ा किया है उस बच्चे की, तो इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। कभी-कभी गरीबी की वजह से माँ काम करने को विवश है, जैसे मज़दूरों के बच्चे होते हैं, जी, माँ-बाप दोनों काम करते हैं तब उनके घर में चूल्हा जलता है। तो मज़दूरों के बच्चे तो कैसे पल गए पता नहीं। वो तो और कुछ अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माँ-बाप मर ही गए, उनको भी देखने वाला कोई नहीं है। तो जब बच्चे को बचपन से शिक्षा नहीं दी जा रही है, मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जो भी अभियुक्त होते हैं, बहुत जी। कम शायद 1 या 2% उच्च वर्ग में हुँ, के होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊँची क्लास वाले बहुत पैसे वाले भी लड़के कभी-कभी रेप और बिल्कुल। मर्डर वगैरह कर देते हैं, लेकिन वो जी, कभी आवेश में आके या कभी बदला लेने के लिए। ज़्यादातर गरीब तबके के लोग ही क्राइम करते हैं या हुँ, विवश होते हैं और या फिर उनको कभी संस्कार दिए नहीं गए बचपन से, क्योंकि उनकी या तो माँ थी नहीं। माँ देखिए हुँ, पहली सबसे बड़ी गुरु होती है। बिल्कुल। माँ अगर बच्चे को संस्कार दे दे ऐसा कि देखो सब लड़कियों को तुम बहन समझो, चोरी नहीं करो, ये सब बातें माँ सिखा दे, तो बच्चा बड़ा होके ऐसा नहीं बनेगा कि वो अपराध करे। लेकिन होता क्या है, माँ के पास अगर समय नहीं है, मजबूरी है माँ को नौकरी करना, बिल्कुल, मज़दूरी करना, तो बच्चा फिर जैसे पलेगा, कोई उसको पढ़ाने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं, तो बड़ा होके फिर वो नहीं उस तरह का व्यक्ति बन पाएगा कि समाज में जिसका ठीक से अच्छे से अपना व्यवहार करे। और आजकल तो मैंने देखा है कि पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी सब जॉब ज़रूर करती हैं। जी, उनको अगर ज़रूरत नहीं भी है पैसे की, उनके पति के उससे काम चल जाएगा उनका खर्चा, लेकिन क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की है, तो उनको लगता है हमारी शिक्षा भी तो किसी काम आनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो वो बच्चे को छोड़ के काम पे चली जाती हैं, बच्चा डे हुँ, केयर में जा रहा है, बच्चा जो है आया पाल रही है। तो ऐसे में भी बच्चों को संस्कार की कमी हो बिल्कुल, जाती बिल्कुल। है। इसीलिए जो है अपराध बढ़ रहे हैं कि बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। जी, जी, जी। एक चीज़ और कि आप एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी रहे हैं और बहुत सारा वक़्त आपने अपने इस प्रोफ़ेशन में भी दिया है। आपकी भी एक फ़ैमिली है, तो आपने इन दोनों चीज़ों का बैलेंस जो है किस तरीके से रखा है? मेरा तो बड़ा एक आप जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल केस है। मैंने जब बच्चे छोटे थे मैंने नहीं काम किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं माँ के अलावा बच्चों को कोई ठीक से उतना नहीं देख सकता जितना एक माँ देख सकती है। जब मैंने इम्तिहान दिया, मैं कॉम्पिटिशन के ज़रिए से मैं आई हूँ, हाई जुडिशियल सर्विस का एक इम्तिहान होता जी, है, जिसको कि पास करना पड़ता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है वो। तो वो मैंने तब पास किया जब मेरा बेटा जो मेरी बेटी बड़ी 2 बच्चे हैं, बेटी और बेटा, तो जब बेटी ने लॉ में एडमिशन लिया और बेटा बीकॉम कर रहा था, तब मैंने इम्तिहान दिया। जिस समय जी, लोग रिटायर होते हैं, उस समय मैंने इम्तिहान दिया और मेरा पहली दफ़ा में ईश्वर की कृपा थी कि सिलेक्शन हुआ और फिर मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और फिर हाई कोर्ट जज और फिर मेंबर कैट, इस तरह से करके मेरा पूरा करीब 25-30 साल का मैंने समय बिताया नौकरी में। तो इस तरह से मेरा हुआ, तो मुझे ये समस्या नहीं हुई कि बच्चे नेग्लेक्टेड हो गए, जी, जी, क्योंकि जी, जी। बेटी भी लॉ कर रही थी। तो वो बड़ी हो गई थी, अपना काम खुद कर लेती थी, बेटा बीकॉम कर रहा था, वो भी इस तरह की किसी की ज़रूरत नहीं थी, अपने से वो लोग और थोड़ा बहुत सुबह-शाम मैं समय दे देती थी, तो इस तरह से मेरा निकल गया काम। ये तो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आमतौर पर कई लोग सोचते हैं कि यदि शादी हो गई और फैमिली बन गई है तो उसके बाद जो है पढ़ाई करना बहुत हाँ, मुश्किल है। और जब मैंने इम्तिहान जी। देने की सोची, तब मेरी लिखने की आदत छूट गई थी, 3 घंटा बैठ के लिखना था। चिट्ठी हुँ। लिखने का भी कभी मन नहीं करता था कि कौन चिट्ठी लिखेगा, थक जाएँगे 4 लाइन लिखने में। उस वक़्त 3 घंटे में बहुत लंबे-लंबे पेपर होते हैं, बहुत कठिन इम्तिहान होता है डायरेक्ट एचजेएस। लेकिन किसी तरह मैंने मेहनत करी, पढ़ा और ईश्वर का सबका साथ वो था कि आशीर्वाद था कि मेरा हो गया सिलेक्शन। जी, जी, जी। तो इस तरह से, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत संघर्ष तो फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ, वो बच्चे ही रहते हैं। उनको मदर की ज़रूरत रहती है, उनको तो किसी तरह से करके दिन भर काम किया, फिर रात में जो पता लगा कि आज बर्तन माँजने वाली नहीं आई है, जी। किचन में खाना बनाना ही है, तो दिन भर काम किया, फिर रात में जग के पढ़ा, इस तरह से करके पढ़ाई की इस तरह से। जी, ये तो बहुत तो अच्छी बात है कि किस तरीके से आपने सारी चीज़ों को मैनेज हाँ, भी किया तो घर वो की। न महिला ही कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना कि महिलाओं में सहन शक्ति इतनी ज़्यादा होती है
जैसा भी उनके ऊपर पड़ता है वो सब निभा ले जाती हैं। बिल्कुल, इसीलिए उनको शक्ति का रूप कहा जाता है कि इतनी शक्ति पुरुष में नहीं होती जो महिला में होती है। बिल्कुल। इस ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है एक मुलाकात, इसको बहुत सारी महिलाएँ देख रही होंगी। तो महिलाओं के लिए आपका कोई ख़ास संदेश? देखिए, मैं महिलाओं को और ख़ास तौर से ब्रह्मा कुमारीज़ जो हैं, मैं उनको एक संदेश ये देना चाहती हूँ। ब्रह्मा कुमारी का मुझे बहुत पसंद आया जो इनका सिद्धांत है, जो इनका दर्शन है। मैंने यहाँ देखा, मैंने लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति, शिवलिंग, सब सनातन धर्म के देवी-देवता सब पूजे जाते हैं। लेकिन इनका ये सिद्धांत मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको बहुत समय देना है। जी। अगर आप शिव का रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको पहले तो बहुत सी चीज़ों का इंतज़ाम करना हुँ, होगा। दूध लाओ, दही लाओ, शहद लाओ, अक्षत लाओ, हुँ, रोली, चंदन, पता नहीं क्या-क्या बहुत चीज़ों से अभिषेक होता है। पंडित जी को बुलाया जाता है, फिर वो मन तो उसमें करीब अगर जिस दिन हमने रुद्राभिषेक सोचा कि आज हम करेंगे, तो उस दिन 2-3 घंटे तो हमें देने ही हैं। तो अगर 3 घंटा हम रुद्राभिषेक बैठ के कर रहे हैं, तो नेचुरली उतनी देर हमारा या तो ऑफ़िस का काम या घर का काम, उतनी देर हम नहीं कर पाएँगे। बच्चों को उतनी देर नहीं देख पाएँगे। तो ब्रह्मा कुमारी का ये सिद्धांत कि हमको मन से कनेक्ट करना है ईश्वर जी। के साथ। वो मन से कनेक्ट करने का काम कोई भी महिला अपना आप खाना बनाते-बनाते, बर्तन दा हुँ, मांजते-मांजते, कपड़े धोते हुए, किसी भी तरह आप एक बार ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करिए। जिसको भी आपकी आस्था है, शिव जी पर, लक्ष्मी नारायण पर, कृष्ण राधा पर, जिनको जिसको भी आप मानते हो, उस परमपिता बाबा जो शिव बाबा हैं, आप जिसको भी आप मानते हो, आप एक बार उनसे मन से ध्यान करिए, कनेक्ट करिए और आप उनसे जुड़ जाएँगे। इसके साथ ही मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप ईश्वर से कनेक्टेड रहिए। आप जिस तरह का भी यहाँ की पद्धति है, आप पूजा करिए, लेकिन अपने को, अपने ल बहनों को और अपनी बच्चियों को शारीरिक रूप से बहुत सशक्त बनाइए। जी। उनको किसी का भी अपने को अपनी रक्षा करने, क्योंकि मैंने बहुत से मुकदमे आपराधिक मैंने डिसाइड किए हैं और ज़्यादातर अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं। महिलाओं के अगेंस्ट बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत तरह के अपराध होते हैं। तो अगर महिला सशक्त है और किसी लड़के को मालूम है कि अगर मैंने इसके संग कुछ किया तो फिर ये हुँ, मुझे नहीं छोड़ेगी, या इसको बहुत अच्छे तरह से इसको शस्त्र चलाना भी आता है, इसको जूडो कराटे भी आता है, ये जो है तो फिर वो हिम्मत नहीं करते और अगर देखेंगे कि द दबी-सहमी लड़की है, तो सब सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, चलो इसके संग तो जो करना हो कर लो। मैं बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने को सशक्त बनाओ। कैसे भी करके अपने को आप इतना मज़बूत बनाइए कि कोई आपकी तरफ आँख उठा के ना देख सके। जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के साथ-साथ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनना भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, आज के टाइम में। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि हमारा एजुकेशन लेवल बहुत हाई चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं। भले क्राइम की जो परिभाषा है, हम सभी जानते हैं कि किसी को दुःख देना, किसी को परेशान करना, ये भी कहीं न कहीं क्राइम की श्रेणी में ही आता है। तो हम घर में देखेंगे हस्बैंड वाइफ भी बहुत अच्छे एजुकेशन पर हैं, बहुत अच्छी-अच्छी डिग्रीज़ हैं, विदेशों से पढ़ाई करके आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईगो फैक्टर के चलते डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कहीं लालच को लेकर के डोमेस्टिक वायलेंस होती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इतनी अच्छी एजुकेशन के बावजूद भी हमारी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक जो है बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक मानवीय क्या कहेंगे कैटेगरी में नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है? भाई मुझे ये लगता है कि ये सब झगड़े केवल इसलिए हैं कि सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। कोई भी ज़रा-सी बात सहना नहीं चाहता। छोटी-छोटी बात पे मैंने 5 साल मैंने पारिवारिक मुकदमों का ही निस्तारण किया है। जी। यानी कि पति-पत्नी के बीच की लड़ाई। मैंने देखा है इतनी छोटी-छोटी बात पे हुँ। तलाक की नौबत आ गई है। आधा किलो देसी घी की वजह से पति-पत्नी का तलाक। ये जी। आप सोच सकती हैं? पति जो है सामान लाया था बाज़ार से, उसमें जी। आधा किलो का अमूल का एक देसी घी का पैकेट था। हुँ। जब सामान सब बाद में झोले से निकाल के रखने लगा तो देखा वो घी का पैकेट गायब था। इत्तेफ़ाक से उसकी लड़की उसकी वाइफ़ की माँ सुबह से आई हुई थी, शाम को वो चली गई। जब उसका हस्बैंड आया तो थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली गई, लोकल रहती थी। उसके हस्बैंड ने लड़की के हस्बैंड ने अपने जब घी का पैकेट नहीं मिला तो अपनी वाइफ़ को बोला कि लगता है तेरी माँ उठा के ले गई। जी, जी, जी। उस लड़की को बुरा लगा, माँ के ऊपर आधा किलो घी का हुँ। चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। बिल्कुल। तो उसने कहा कि तुमको शर्म नहीं आ रही मेरी माँ को तुम इस हुँ। तरह से बोल रहे हो? हुँ। तो कहता है अरे शर्म क्यों है और तो कोई आया नहीं, वही आई थी ले गई। उसने भी अपने को माफ़ी नहीं माँगी यही बोला। उसको बहुत हर्ट हुआ लड़की को हुँ। और उसने फिर इतनी ज़्यादा मतलब लड़ाई बढ़ गई कि
तलाक का मुकदमा फाइल हो गया आके लड़की की तरफ से कि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो मेरी माँ की इज्जत नहीं करे। बिल्कुल। तो ये छोटी-छोटी बातें थोड़ा-सा हुँ। सहन, अगर वो, मैं सोचती हूँ कि मान लो वो पागल था लड़का, इसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। थोड़ा-सा लड़की सह लेती, सोच इग्नोर कर देती कि हो सकता है इसके मन से ना कहा हो, खाली मुझे इरिटेट करने के लिए ऐसा बोल रहा है, तो शायद तलाक नहीं होता। क्योंकि तलाक में बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सहनशक्ति की बहुत कमी हो गई है आज के युग में हम लोग में। तो इसी वजह से छोटी-छोटी बातों पे तलाक। अभी मेरी अपनी एक दोस्त की लड़की का तलाक का मुकदमा मेरे पास वो आया था, राय लेने आई थी। उसके हस्बैंड ने शादी के पहले कहा था कि मैं तुमको हनीमून पे अमेरिका ले जाऊँगा, शादी के पहले। बाद में वो कुछ वजह से अमेरिका का या तो वीज़ा नहीं मिला होगा या पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, वहाँ का टिकट भी महँगा है, वहाँ होटल भी महँगे, तो वो हनीमून पे सिंगापुर ले गया। बस इसी बात पे नाराज़गी हो गई कि ये तो वादा-खिलाफ़ी हो गई, तुमने कहा था अमेरिका ले जाने को, तुम सिंगापुर ले गए। हुँ, ये तो अगर मान लो ले तो गया ना, हुँ। मान लो ले गया तो थोड़ा सह लो, बाद में कभी पैसे होंगे तो अमेरिका ले जाएगा। लेकिन नहीं, वो फिर बढ़ते-बढ़ते फिर वही तलाक। तलाक पर आ गया। हाँ, तो मतलब इतनी छोटी-छोटी बातों पे मुझे नहीं लगता कि तलाक होना चाहिए। किसी को सहना ही नहीं है ज़रा-सा भी। एक्सपेक्टेशंस हम हाँ, एक-दूसरे बहुत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रख एक्सपेक्टेशंस लेते हैं हैं, और वो पूरी ज़रा-सी नहीं कर हाँ, पाते पूरी, तो क्योंकि होता क्या है आजकल 1 या 2 बच्चे हैं। बच्चे के मुँह से कुछ निकला नहीं कि माँ ने पूरा किया। हुँ, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सारी उनकी इच्छाएँ हम लोग के समय में, हम जब छोटे थे, हम लोग कुछ हिम्मत नहीं होती थी मम्मी-पापा से माँगने की। जब बहुत जेन्युइन डिमांड भी हम लोग बड़ा सोच समझ के करते थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो बच्चे मुँह से निकला नहीं कि माँ-बाप पहले से, तुमने 1 माँगा हम तुमको 10 दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही बच्चा है, हम लोग 5-6 भाई-बहन थे, तो इतना कर भी भी नहीं पाता था। अब वही चीज़ जो बड़े हो करके अगर कुछ मुँह से निकला और नहीं पूरा हुआ, तो उसको फिर आदमी को बुरा लगता है और सह नहीं पाता फिर वो। जी। तो इसीलिए जो है वो सहनशीलता की कमी हो गई है कि इतने लाड़-दुलार में हम अपने बच्चों को आजकल पाल रहे हैं कि शादी के बाद भी उनको वही तरह का लाड़-दुलार चाहिए और वो नहीं पूरा होता है तो फिर तलाक की नौबत आती है। जी, तो मैम आपने बहुत सारी बातें आज शेयर की हैं, डिस्कस की हैं, तो बहुत सारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ऐसा सभी व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज कि किस तरीके से वो अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखें और इस तरीके की नौबत ना आने दें, जैसे आपने बताया कि छोटी-छोटी बातों की वजह छोटी-छोटी से बातों पे। रिलेशनशिप टूट गए। तो ऐसे कोई कुछ एक टिप्स जो हो वो आप शेयर करना चाहेंगे? भाई देखिए, मैं तो टिप्स तो यही दूँगी कि मनुष्य हैं हम, कोई देवी-देवता, ईश्वर नहीं हैं, तो हर मनुष्य में कमियाँ होती हैं। तो एक-दूसरे की कमी को आप माफ़ कर दें। जैसा सिस्टर शिवानी ने कहा कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। बहुत अच्छा ये सिद्धांत मुझे यहाँ का लगा, और कि हम बहुत जो गलतियाँ हमारे सामने वाले ने, मेरे पति ने की या मेरे बच्चों से हो गई, तो मैं उनको माफ़ कर दूँ, भई चलो ठीक है, वो भी मनुष्य है, गलती, या हमारे अड़ोसी-पड़ोसी, हमारे किसी रिश्तेदार ने कुछ हमको बोल दिया, तो अगर हमने फॉरगिव, उनको क्षमा कर दिया, तो समझ लीजिए कि हमारे रिश्ते बने रहेंगे और हम उसकी गाँठ बाँध के रख लेंगे कि हम तो बदला लेंगे, इन्होंने ऐसे कहा तो अब मैं भी इनसे बढ़ के कुछ इनके खिलाफ करूँगी, तो फिर वो लड़ाई बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। तो ब्रह्मा कुमारी का जो सिद्धांत है फ़ॉलो करिए उसको, और जैसा सिस्टर शिवानी को आप लोग सुनते ही होंगे, उन्होंने यही कहा कि सोते समय आप जब सोने जाएँ, तो इस संकल्प के साथ जाएँ कि आज दिन भर में जो भी मैंने कुछ गलत किसी को कहा या किसी ने मुझे कहा, वो सब रात गई, बात गई, और कल हमें एक नई शुरुआत करनी है, तो हमारे रिश्ते बने रहेंगे। मैम आप यहाँ इस शो में आज आए हैं और इतनी आपने गहराई से हर बात की चर्चा की है और बताया कि किस तरीके से सिर्फ छोटी बातें कितना बड़ा रूप ले लेती है और हमारी ज़िंदगी किस तरीके से ख़राब हो जाती है और विशेष उसमें जो सफ़रर बन जाते हैं वो बच्चे बन जाते हैं जिनके क्या कहेंगे जी, मन पर बहुत एक मन पे गलत असर असर करता है। पड़ता है। बिल्कुल विचार करना चाहिए सभी लोगों को इस बात पर कि आज शायद ये बात समझ जाते तो शायद ये कोर्ट्स ना होती, ना ये पुलिस होता। तो मैम आप इस शो पर आए और आपने इतनी अच्छी डिस्कशन की है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो दर्शकों, ये थी हमारे बीच में आज की हमारे मेहमान, फॉर्मर जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्रीमती विजया लक्ष्मी जी, जिन्होंने ये बताया कि समाज में यदि क्राइम रेट बढ़ गया है तो उसका कारण मूल्यों की कमी है, अच्छे संस्कारों की कमी है। यदि माँ बाप बचपन से ही श्रेष्ठ संस्कारों की परवरिश अपने बच्चों को दे
तो क्राइम रेट को समाज से घटाया जा सकता है। तो दर्शकों, एक मुलाकात का आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।